नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। कुछ अहम डेवलपमेंट है उसको देखते हैं। एक तो ये कि इलेक्शन आज या कल हो, आवाम की हालत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक तरफ इत्तेहादी हुकूमत जो है जिसमें पीपल्स पार्टी कह रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन फौरी कराए जाए। बिलावल भुट्टो साहब का बहुत सख्त स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि PMLN कहती है नहीं जी इलेक्शन होगा तो 2024 फरवरी में हो। तो इलेक्शन अगर आज हो जाए या कल हो जाए तो आवाम की हालत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और क्या किसी सियासी जमात के पास कोई आवाम की बेहतरी का एजेंडा है, नज़र आ रहा है, बता रहे हैं, हमने पूछना है। फिर आज कल के इत्तेहादी आज सख्त तरीन इख्तलाफात का शिकार हो गए। एक तरफ नवाज शरीफ साहब की आमद का ऐलान कर दिया गया है, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चेंजिंग है वो हम कि लोटों की सियासत इस मुल्क में कब ख़त्म होगी। ये चंद बातें हैं। हमारे साथ जो गेस्ट हैं पहले मैं उनका तारुफ करा देता हूँ, फिर मैं अपने पर शुरू करता हूँ। मेरे साथ रफ़ीक राजवाना साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। कादर खान मंदुखेल हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। जवाद अहमद साहब हैं, चेयरमैन बराबर पार्टी पाकिस्तान के, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं, आप तीनों के लिए ख़ास तौर पे जो इस वक्त अहम तरीन जो एक डेवलपमेंट है और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है जनाब राजा रियाज साहब, उन्होंने PMLN ज्वाइन कर लिया है। तो इस सिलसिले में मरीम नवाज साहिबा की क्लिप है और ख़ुद आपके राजा रियाज साहब की क्लिप है। ये मैं अपने तीनों मेहमानों को दिखाता हूँ, ख़ास तौर पे रफ़ीक राजवाना साहब को, कि इसके बारे में वो क्या कहेंगे। आइए देखते हैं पहला क्लिप। राजा रियाज साहब शरीफ जो हैं ये ना तो इनकी सियासी तरबियत हुई है और ना अखलाकी तरबियत हुई है। मेंटल अस्पताल की इंतजामिया को कहूंगा कि वो फौरी तौर पर इनको अपनी तवील में लें। इस तरह इन्होंने सूबे में बेड़ा गर्क किया है, लोगों को मारा है और फंड्स का जो अरबों रुपया का नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वहां पे भी इनको अलहदा रखा जाए, नहीं तो वहां जो मरीज हैं बाकी उनको भी ये मार देंगे। मियां साहब ने कल एक बात की है कि मैं घसीटूंगा, तो मैं मियां शहबाज शरीफ से पूछना चाहता हूं कि मियां साहब जब मुश्किल वक्त आता है आप तो माफी मांग के भाग जाते हैं। इंशाल्लाह अगर इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो मेरा नाम भी राजा रियाज नहीं। अगर लाहौर की सड़कों पर मैं आपको घसीटू ना और आपके गले में पटा डाल के वो आयशा आयत के घर ना लेके जाऊं, हमजा शहबाज शरीफ के साथ उसके घर तक आपको घसीट के लेके जाऊंगा और फिर आयशा आयत से आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपने जो एक अयाशी का अड्डा गुलबर्ग में खोला हुआ है, वहाँ पे जो कुछ होता है वो सबको पता है, और आपको घसीट के ले जाएंगे उन घरों तक, उन वालिदैन तक, उनके बच्चों तक जिनका आपने गलत नताइज में मुस्तकबिल तबाह किया है। आपको मैं घसीट के ले जाऊंगा उन लाखों खानदानों के पास जिनकी ज़कात आप लोग खा गए हैं और पंजाब में किसी को इस वक्त ज़कात नहीं मिल रही है। यूनुस हबीब जिसको आप कहते रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ाएं, 25 लाख कम है, वो भी आपके लिए मियां साहब फंदा तैयार है। आप इस कौम को मजीद बेवकूफ ना बनाएं। आप सीधा साधा कौम को जवाब दें कि आपने और आपके भाई मियां नवाज शरीफ ने जो पैसे लिए हैं उसका जवाब दें, या पंजाब असेंबली में आके कुरान पे हलफ दें कि मैंने पैसे नहीं लिए, या फिर अपनी इस करप्शन और जो करोड़ों रुपए की करप्शन अरबों की, उसके साथ इस करप्शन को भी तस्लीम करें। जी एक क्लिप था राजा रियाज का, जाहिर है बड़ा ही क्वेश्चन है आजकल, बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक और क्लिप है वो भी देख लेते हैं। जितने मसाइल इन्होंने हमें दिए हैं, जिस तरह इन्होंने खजाना लूट के सारा खजाना खाली किया हुआ है, जिस तरह बाकी मामलात को इन्होंने खराब किया हुआ है, PIA को तबाह किया हुआ है, इसी तरह स्टील मिल को इन्होंने तबाह किया, लूट के खा गए। नवाज शरीफ की स्टील मिल हर साल नया बच्चा देती है, पाकिस्तान की स्टील मिल जो है वो बंद पड़ी है। तो ये इनकी कारकर्दगी है, ये इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के लिए किया है। हमारे लिए बहुत मसाइल है, लेकिन हमारी नीयत साफ है। इमरान खान ईमानदार और नेक नीयत आदमी है, इंशाल्लाह उसकी क़यादत में हम इन मसाइल को हल करेंगे। हमने अवाम से वादे किए हैं, हमने वो वादे पूरे करने हैं, उन पर अमल करना है।
जी एक क्लिप देखते हैं, मरियम नवाज साहबा क्या कह रही हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप है, जरूर सुनिए। जो लोटे हैं ना, लोटे थोड़ा सा भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मेरे ढांचे के भाइयों बहनों याद रखना, जो आपका नुमाइंदा आपके वोट को बेचकर जब थोड़ा सा दबाव का वो सामना नहीं कर सकता तो आपकी खिदमत क्या करेगा। जो लोटे हैं ना, उनको हमेशा के लिए इस दरिया में बहा दो, वोट मत देना वोटों लोटों को, क्योंकि लोटों की जगह आपके हुस्न खानों में है। हमारा तो ये कौन है, आपको फैसला होना चाहिए, हर जमात का ये फैसला होना चाहिए कि सब सियासी जमातों को, लोटों को हमेशा के लिए खैर आबाद कह देना चाहिए। जी सबसे पहले रफीक राजवाना साहब की तरफ आ जाता हूँ। रफीक राजवाना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राजा साहब, फिर पीटीआई, फिर पीएमएलएन, और इनकी स्टेटमेंट देखकर तो मुझे भी तकलीफ हो रही है इस वक्त के ऐसा शख्स अब वो पीएमएलएन का हिस्सा बन गया है। सर ये लोटों की सियासत कब खत्म होगी राजवाना साहब? देखिए उनको शायद एहसास हो गया है कि जो पहले कहते थे वो शायद बातें गलत थी, तो उन्होंने अच्छी पार्टी की चॉइस कर ली है, तो बाकी मजीद वही बता सकते हैं कि आखिर उस वक्त आप क्या कहते थे, तो अब आपको समझ आ गई है, तो अब आपने ये फैसला किया कि पीएमएलएन में आना है, तो आप ही जवाब दे। ये बातें उन्होंने की है, वो जवाब दे उसको किस सोच में थे और किस सोच में आए। मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि ही वुड हैव रियलाइज्ड कि उस वक्त मैंने जो कहा उस वक्त सियासी मुनाज़रे अच्छे थे, सियासी हालात ऐसे थे, मगर मैं कोई कसूर का कायल कि आप किसी मुखालिफ के लिए या सियासी मुखालिफ पार्टी के लिए भी बात करें तो किसी हदूद के अंदर कहें और इखलाकियात के अंदर कहें, ताकि कल को आप चाहे टेबल पे मुज़ाकरात के लिए भी बैठे तो आपको कोई ऐसी मॉरल जो है ना वो एम्बैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। तो अभी सियासत पाकिस्तान की जो है ये बहुत आगे जाना चाहिए, मगर हम पिछली बातों पे जा रहे हैं, तो लेट्स इन्फॉर्म। लेकिन सर रफीक राजवाना साहब, मैं थोड़ा सा इधर भी आता हूँ, ज़ाहिर है इस पर आपके कमेंट चाहिए। आप माशाल्लाह बड़ा सीजन पॉलिटिशियन हैं, बड़ी अहम पोस्ट में रहे हैं, पीएमएलएन के साथ बड़ा आपकी रफाकत है। मुझे ये बताएं, मरियम नवाज साहबा ने भी ये कहा था कि नहीं, लोटों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, तो सर क्या वाकई ये ऐसी क्या मजबूरी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए या पीएमएलएन की हो के लिए, जबकि उनके पास बेहतरीन किस्म के लोग मौजूद हैं पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे, तो एक ऐसे शख्स को जो जिसके बारे में कोई इबाहम नहीं है कि वो कई सियासी जमातों को छोड़ते हुए आए हैं और एक नाम उनका बनता है लोटा, तो मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि ये पीएमएलएन में इसकी जगह नहीं होगी। तो ये कैसे हुआ, ये किस तरह हुआ? क्या इस पर पीएमएलएन के वो लोग एहतजाज नहीं करेंगे जो मना करते रहे हैं कि ऐसे लोगों को शामिल ना किया जाए? ये फैसला किया है मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात में, और शहबाज शरीफ साहब भी उसमें मौजूद थे लंदन में। मरियम नवाज साहब ने साहिबा ने अपने कॉन्टेक्स्ट में बात की होगी। बात यह है जी कि पाकिस्तान की सियासत में एक सुधार आना चाहिए। ये इलेक्टेबल्स की सियासत या इस तरह की सियासत जो है वो, ये देख लिए, ये पाकिस्तान की सियासत का पूरा इम्तियाज है कि पहले बुरा भला कहना, फिर उसके बाद दूसरी जमात को छोड़ के तीसरी में चले जाना। असूली तौर पर मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। असूली तौर पर मैं समझता हूँ कि आपकी जो पार्टी के सच्चे हीरे हैं उनको अपने साथ रखें, और अगर कोई अपनी गलतियों का एहसास करके आता है या उसको एहसास होता है कि मेरे पहले बातें मेरी गलत थी, मेरे पहले फैसले गलत थे, अगर कोई आता है तो मोस्ट वेलकम जी। और फिर आपको पता है इलेक्टेबल्स की सियासत भी पाकिस्तान में, इसको आप रूल आउट कर ही नहीं सकते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम को सुधारने के लिए ये तो सारी पार्टी बैठ के फैसला करे कि हमने इंटर्न पोस्ट को जो अपनी ये बदल देते हैं वफादारी है या अदरवाइज उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये असूल नहीं है, सारे अडॉप्ट नहीं करते, तो फिर ये काम चलता रहेगा दानिश साहब, और आप भी प्रोग्राम करते रहेंगे, आप भी पुराने क्लिप्स ढूंढते रहेंगे और नए वक्त के मुताबिक आप हमसे भी पूछते रहेंगे, दूसरे हमारे दोस्तों से भी पूछते रहेंगे। तो सर क्या हमारा कसूर है? सर हम तो, ये कसूर हमारा है कि अगर कोई एक शख्स जो लोटा है, जिसने इतनी गलत बातें की है, इतनी गंदी बातें की हैं, इतनी गंदी तरीन बातें की हैं। मैं हद की बात कर रहा हूँ कि ये साफ जा रहा है, जब आपको मटेरियल मिलेगा तो आपने ऐसे सवाल करने हैं ना। जब आपको एक चांस मिलेगा कि इस
तरह की बातें हुई और आज क्या हो रहा है, तो दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम वी पीपल, अदर पीपल आल्सो। और मैं तो समझता था कि इस पे आप ले आए राजा साहब को, उनको बिठाए, he would have been the best man to answer it। आजकल भाग रहे हैं सर, को कल नज़र आए और आज हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो फरार हो गए। जी मैं आगे आपसे बात करता हूँ बहुत अहम इश्यूज़ पे, ख़ास तौर पे इलेक्शन के हवाले से, आवाम के हवाले से, और मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं इसके ऊपर भी, और इत्तेहादियों के साथ PMLN आगे क्या करेगी। लेकिन मैं ज़रा सा आ जाता हूँ पहले जवाद अहमद साहब की तरफ। जवाद अहमद साहब, किस किस्म की सियासत हो रही है सर? देखिए अब आप, इतना ओपन सियासत आपको नज़र आई है कि लोटे, और वो भी लीडर ऑफ द अपोजिशन को साथ बैठ गए हैं सर। वो उनके लीडर भी होंगे और वो इनके साथी वर्कर हैं, और हो सकता है इनको टिकट भी दिया जाए। अच्छा देखें, ये तो सामने आ गया ना कौम के, आपने दिखा दिए क्लिप्स। अब प्रॉब्लम ये है कि यही कौम इनको फिर वोट दे देती है इन लोगों को। तो असल मसला तो ये भी है ना कि अवाम को किस तरह ट्रेन किया गया इस मुल्क के अंदर। उनको कहा गया है कि आप नौकर हैं, गुलाम हैं, आप कमी हैं, ये लोग जो हैं सरमायादार, जगीरदार, माफियाज हैं, ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, आप इनको वोट दें, आप किन चक्रों में हैं, सियासत में कहाँ आ सकते हैं आप। तो देखिए हमारा तो मौकफ ही है ना, बराबरी पार्टी तो इस तरह की क्लिप्स पे हंस ही सकती है, क्योंकि हम तो कहते ये हैं कि हम पूरी रूलिंग क्लास के खिलाफ हैं। अब जो रूलिंग क्लास है, मतलब अमीर हुक्मरान अशराफिया जो है, अमीर साथ लगाए, क्योंकि आप ज़हन में रखें कि ये सारी पार्टीज इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, ये इलेक्शन लड़वा ही नहीं सकती पार्टी के प्लेटफॉर्म से जब तक कि वो लोग खुद करोड़ों रुपया लगाने पे तैयार ना हो अपनी सीट के ऊपर। तो इसका मतलब है कि इलेक्टेबल्स की सियासत है, अमीर लोगों की सियासत है, इसमें आम लोग तो आ ही नहीं सकते। तो बराबरी पार्टी आम लोगों को लाने की बात कर रही है। लेकिन इसमें एक मेरा कमेंट ये है इस पूरे क्लिप्स के ऊपर, और मुझे तो हंसी भी आई है। आप ये देखिए कि इमरान खान की जो PTI थी उसका कल्चर आप देखें, आप ये ज़हन में रखें कि राजा रियाज उस वक्त PTI में थे जब वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि बिलो द बेल्ट गुफ्तगू है, नहायत फजूल गुफ्तगू है, बुरी तरीन गुफ्तगू जिसको हम कह सकते हैं, अजीब किस्म के इल्ज़ामात, और जिसको वो मैं सोचता हूँ कि कहते हुए भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए। लेकिन ये क्यों कर रहे थे? इसलिए क्योंकि इमरान खान ने PTI का कल्चर ये बनाया था कि जो लोग भी मेरी पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा बुरा भला कहेंगे लोगों को, बदतमीजी करेंगे, बदलिहाजी करेंगे, बेहूदगी करेंगे, और लोगों की इज्जतें जो हैं उनको चौकों में नीलाम करेंगे, उनको मैं आगे लेके आऊँगा। तो हर कोई अपनी बसात के मुताबिक इमरान खान के ये जो इस तरह का एक आप ये समझें कि उनकी जो एक स्टेटमेंट्स थी कि जी इनके लिए कि जी आप ये इंस्ट्रक्शंस देते थे, यूट्यूबर्स तक को देते थे, तो ये सब करते थे। आप शहबाज गिल को देखें, आज भी आप उनके ट्वीट्स देखें, किस किस्म की वो मकरू किस्म की गुफ्तगू कर रहे होते हैं। इसी तरह फवाद चौधरी अपने ज़माने में क्या क्या करते रहे। फिर बहुत सारे लोग हैं, मैं तो नाम भी, तो खवातीन भी हैं, ऐसी खवातीन हैं जिनको बल्कि अभी अंदर कुछ किया हुआ है, मिडिल क्लास की लड़कियां, मुझे बड़ा अफसोस भी होता है, वो अपने शोहरत के लिए उन्होंने जो कुछ किया, लेकिन वो ट्विटर पे आके माँ बहन की गालियां निकालती थी लोगों को। तो देखें ये इमरान खान ने जो कल्चर बनाया ना, ये बहुत बुरा कल्चर है। ये आपको अभी शेख रशीद जी, अभी आपको कौन, शेख रशीद साहब गिरफ्तार हो गए जी, वो भी उनकी बात नहीं कर रहा हूं। शेख रशीद पहले भी बहुत बुरा बोलते थे, पहले भी उनकी आदत थी, लेकिन जब PTI के साथ उनका ताल्लुक बना ना, जब वो इनके साथ इत्तेहादी बने एक सीट के साथ, उसके बाद आप उनकी गुफ्तगू आप सुनिए, मतलब वो तो इस सतह चले गए, उन्होंने कहा जलाओ, गिराओ, मारो। और भाई आप किस मुल्क में क्या बात कर रहे हैं जहां पहले इतने बड़े बड़ी फॉल्ट लाइंस हैं, जहाँ पे मजहब के ऊपर, सेक्ट्स के ऊपर, फिर सूबों पे, फिर कौमों पे, फिर सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, आप उसके अंदर इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। ये कितनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है। उसके अलावा जो वो बिलावल भुट्टो को जो किस तरह की बातें करते थे, और मतलब तो थोड़ा सा ख्याल ही आ जाता है इंसान को कि मैं गुफ्तगू क्या कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ ना, फर्ज करें मैं किसी की जाती जिंदगी के बारे में बात करता हूँ, तो मैं सिर्फ उस वक्त करता हूँ जब वो इंसान मजहब यूज कर रहा हो सियासत में बहुत ब्लेटेंटली, और वो इस हद तक कर रहा हो कि वो लोगों के सामने दर्स दे रहा हो कुरान के और हदीसों के। तो मैं फिर कहता हूं कि भाई आपकी ये भी तो जिंदगी है, ये आप मुनाफकत क्यों कर रहे हैं? ये मैं मुनाफकत शो करने के लिए करता हूं। लेकिन अगर आप
किसी की ज़ाती ज़िंदगी को बाजार में इस तरह फक्कड़पन के तरीके से करें और वो भी इल्ज़ाम हो, उसके सबूत भी ना हो, जिस तरह राजा रियाज जो बातें कर रहे थे। तो मैं तो समझता हूँ ये कल्चर बड़ी मुश्किल से ख़त्म होगा। मेरा ख्याल है 2 दहाइयाँ कम से कम लगेंगी अगर पीटीआई दोबारा लाइमलाइट में ना रही और आहिस्ता आहिस्ता इसके कदम जो है वो कम ना हुए इस मुल्क में, मतलब उन्होंने जो उखाड़े ना गए इनके कदम, तो ये चलता रहेगा। ये कल्चर अभी भी आप देख लें गालम गलोच हो रही है हर तरफ। तो ये दूसरी बात है कि पीएमएलएन ने इनको लेना है या नहीं लेना, ये तो उनकी देखें। मैं तो समझता हूँ कि ये अभी तो सर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में भी गालम गलोच शुरू हो गई है। अभी तो इन इत्तेहादियों में भी गालम गलोच शुरू हो गई है, जो कल तक 16 महीने से एक साथ हुकूमत कर रहे थे। अगर राजा रियाज को कोई पार्टी, जिसको राजा रियाज ये कुछ कह रहे थे, आप सोचें जरा उनके लीडरान के बारे में क्या कह रहे थे, बिला सबूत कह रहे थे, तो अगर उनको वो रख सकते हैं तो गालम गलोच क्यों नहीं कर सकते। देखें इन सब लोगों का मेरा ख्याल है कि टाइम है कि वो अपना मुहासबा करें। अब ये सब लोग ये पावर के पीछे जा जाके किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये अपनी जात पे भी करते हैं, अपनी सियासत पे भी करते हैं, और मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि अवाम इन सबको मुस्तरद करेगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, मैं आगे बात करूंगा, लेकिन सियासतदानों ने मेरा ख्याल है माजी से कुछ नहीं सीखा है। जी मैं आता हूँ जरा मंदोखेल साहब की तरफ। कादर खान मंदोखेल साहब, ये आपने क्लिप्स देखा है, मेरा ख्याल है इस राजा रियाज उस जमाने में पीपल्स पार्टी में भी थे, और जो क्लिप्स आपको दिखाया है, तो लोटों की सियासत ख़त्म होगी सर। तो ये जिस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने दी है, आप इसको कैसे देखते हैं? फिर मैं आऊँगा असल इश्यूज़ के ऊपर जो अवामी इश्यूज़ है और इलेक्शन का इशू है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये सियासत ख़त्म नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि अभी आप पंजाब का देख ले या आप बलूचिस्तान के देख ले, जो पॉलिटिशियन है, जो इलेक्टेबल्स है, तो वो अपनी अपनी तरजीहात देखते थे उसमें, और फिर पार्टियों के अंदर भी नाराज़गियाँ भी होती है, 10 चीज़ें होती है। और जहाँ तक आपने राजा रियाज साहब की बात की, राजा रियाज को क्यों उन्होंने सर मौका दिया? वो तो इलेक्टेबल भी नहीं है सर। नहीं, राजा रियाज साहब तो इतनी ताकत भी नहीं है कि राजा रियाज साहब एक 14 लोगों का ग्रुप लेके चल रहा था, और उस वक्त उनके साथ कमिटमेंट भी हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हामिद मीर साहब की शो में राजा रियाज साहब खुद फरमा गए कि मैं आइंदा इलेक्शन जो है ना वो मुस्लिम लीग नून के टिकट से लड़ूंगा। अच्छा, हाँ, ये पहले तो कह दिया हामिद मीर साहब की शो है ना जियो पे, कह दिया उस टाइम, उस वक्त जबकि अपोजिशन लीडर थे, जब अपोजिशन लीडर थे उसमें। अच्छा। और हैरत वाली बात ये कि जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब स्पीच करे थे, तो ये अपोजिशन लीडर होते हुए ये बाकायदा डेस्क बजा रहा था। अच्छा। तो मैं नून लीग के भी जो मेम्बरान थे उनको कहता कि यार कम से कम ये तो बता दो कि भाई कब उसको झूठ मूठ के अपोजिशन लीडर बन जाओ, वह कुछ तो मुखालफत करो। डेस्क बजा रहा था। तो अब जो शख्स एज अपोजिशन लीडर नहीं, उनके लेने से क्या ऐसा कॉम्प्रोमाइज किया इन्होंने क्या ऐसी चीज इन्होंने पीएमएलएन को दी है कि पीएमएलएन ने इनकी तमाम खुराफात और गंदगी को भुलाकर 24 एमएनए वो पीटीआई के तोड़ के ग्रुप बना के बैठा हुआ था। वो जो उन्होंने उस वक्त दिया उस वक्त तो उसका ये उसकी कीमत अदा की है। यकीनन उसी दिनों में कमिटमेंट हुई इनके साथ, और ये कमिटमेंट की उसने खुद इजहार किया हामिद मीर साहब के शो में। तो अब उसे बढ़ के और क्या सिलसिला होता है वो सारा। तो यकीनन राजा रियाज साहब, और मैं ये समझ रहा था, और मैं थोड़ा मजाक में भी कहता था मुस्लिम लीग नून के मेम्बरान से कि यार खुदा को मन को बोलो, कम से कम झूठ की मुखालफत करो, कुछ तो करो। एक अपोजिशन लीडर हो आप, थोड़ा सा सख्ती कर लो, ये महंगाई ये वो महंगाई, कुछ नहीं है। तो बहरहाल वो उसने अपना सिक्का तो पहले से वहाँ पे फिट किया हुआ था। ये जो केयरटेकर हुकूमत वगैरह बनी है, ये इसमें राजा रियाज साहब, तो इसका मतलब है उन्होंने वही माना होगा जो शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया होगा, तभी तो उनको एंट्री मिल रही है। नहीं, वो तो ये कहते थे कि राजा रियाज साहब ने नाम पेश किए अनवारुल्लाह काकड़ साहब का। हाँ, तो मेरे ख्याल में शायद कुछ जिंदगी में मुलाकात भी नहीं होगी उसकी काकड़ साहब के साथ जो उसे नाम पेश की। वो तो सारी बातें आप कर रहे हैं ना। हुकूमत क्या जानिबदार है, आप समझते हैं गैर जानिबदार? देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट जानिबदार, बड़ी ऑब्जेक्शन है। देखिए, हमारी ऑब्जेक्शन सबसे पहले ये है कि 4 वजीर तो बराह रास्त मुस्लिम लीग नून के बैठे हुए हैं, यानी फवाद हसन फवाद जो नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो वजीर है,
और जो शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तौकीर शाह साहब, वो आज भी प्राइम मिनिस्टर उसमें बैठे हुए और पूरे ब्यूरोक्रेसी वो चला रहे थे। क्योंकि मुझे तजर्बा ये हुआ कि मेरी कमेटी में ये ब्यूरोक्रेसी को मना करता था, मंदखेल की कमेटी में नहीं, जो वो भाई मेरी कमेटी नहीं है, वो असेंबली की कमेटी है, तो वहां भी उसने मुखालफत की है और ब्यूरोक्रेसी को इस तरह वो करता था, किसी को बोले स्टे लो, किसी को क्या करता, ये सारी बातें हमारे डिस्कस होती थी। अब आप मुझे बताओ कि जब वो 4 वजीर उनके बरारास बैठे हुए, फवाद हसन, फवाद से ज़्यादा तो इनका काबिल एतमाद नवाज शरीफ साहब को कोई नहीं था, वो उसको वफाकी वजीर ले लिया। और फिर मैं जिस कमेटी को हेड कर रहा था, मेरे पास तकरीबन को 250 जो वफाकी हुकूमत के डिपार्टमेंट होते थे, उसमें तो ज़्यादातर ये जो पावर कंपनियां हैं जैसे एस्को, फेस्को, लेस्को, बिलावल के आसिफ जरदारी की नॉलेज नहीं, ये सारे पूछ के ही सारा फैसला करते थे शहबाज शरीफ साहब, ऐसा तो नहीं होगा ना? ये सारे जो पावर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो हेड थे, चेयरमैन थे, ये सारे मेरे कमेटी में आते थे, उन्होंने लिखे थे। अच्छा। और उस असल में ये होता ना, वो हमें पता कैसे चला कि एक मरतबा हमारे MNA मूसा गिलानी साहब ने थोड़ा सा मुखालफत की, नून लीग के, तो वो सारे वो जो चेयरमैन थे वो गले पड़ गए। मैं हैरान हो गया कि यार ये तो ब्यूरोक्रेट है, ये क्या? तो पता चला ब्यूरोक्रेट नहीं, उन्हें खुद बताया कि जी मैं साबित। अच्छा, उस वक्त भी आप कहते हैं क्या? तो मुझे ये बताइए कि अगर उस वक्त भी और केयर टेकर में भी आप कह रहे हैं और आपके लोग बाज़ाब्ता ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो गैर जानिबदार है, इसलिए ये जानिबदार है इसलिए कि इसमें ज़्यादातर नून लीग के लोग हैं, सवाल ये पैदा होता है कि फिर बिलावल भुट्टो सो रहे थे, आसिफ जरदारी साहब सो रहे थे, कॉम्प्रोमाइज किया? क्या किया? नहीं, देखिए कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं किया। तो फिर क्या बात ये वो तो कहते हैं कि हमने पूछ के किया है, हर चीज नहीं, कोई पूछ के नहीं किया है। मैं एक चीज बताऊं आपको, इन्होंने एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, लॉ ऑफिसर और जो मुख्तलिफ जो तो आप सो रहे थे सर? नहीं, जो मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल थे उनके जो जज थे वो, और फिर उसके बाद जाके देखो एक सर केयर टेकर गवर्नमेंट ले लेना। पहले तो आप ये मुझे बताएं ना, आज क्यों चीख रहे हैं पीपल्स पार्टी? आज बिलावल भुट्टो साहब क्यों चीख रहे हैं? आज आपके लोग क्यों चीख रहे हैं कि जनाब नैयर साहब, फना साहब की जी ये पूरी की पूरी नून लीग की हुकूमत है? जब ये बन गई थी उस वक्त आपने क्यों नहीं बोला? देखिए कोई मसला हो गया है, कोई परेशानी है, कोई इख्तिलाफ हो गया है क्या? उन्होंने कल कोई वादा किया था आपसे कि हम देंगे और अब नहीं दे रही है नून लीग? ऐसा तो नहीं है। हम क्यों उनसे बिलावल साहब अगले वजीर आजम होंगे, ऐसा था? डॉक्टर साहब, हम ना वादा लेंगे उनसे, ना अमीन के कंधों पे चढ़ के उन्होंने हुकूमत बनानी है। हाँ, उन्होंने जरूर हमारे कंधों पे चढ़ के हुकूमत बनाई है, पीपल्स पार्टी ना होते तो नहीं बना सकते थे, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज तो ये दीवार से क्यों लगाया जा रहा है सर आपको? आप तो कल तक ये था कि हुकूमत हमारी होगी, वजीर आजम हमारा होगा। मैं आगे बात करूंगा, मुझे एक जुमला देखिए, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज ये बात कर रहे हैं, ये इसी वजह से कर रहे हैं कि कल तक हम सब कुछ आपने जो किया हमने कुछ नहीं बोला, आज अचानक हमारे शहीद का कि आपको वजीर आजम बना दे। क्यों नहीं? देखो बात नहीं, जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो वजीर आजम, उनका वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब, मुझे जुमला कंप्लीट ने, जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बारे में इनके रहनुमा ने क्या उसको शोकास दिया? क्या उसको पार्टी से निकाला? यहां साबित करें नून लीग अपने मुखलिसी। अभी पूछ लेता हूं सर, एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। रफीक राजवाना साहब, अब यहाँ पर एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं चाहूँगा कि आप इस पर ज़रूर थोड़ा सा हमें बताएं कि एक तो ये है कि PMLN ये कह रही है कि इलेक्शन 2024 फरवरी में हो, बिल्कुल स्टैंड लिया हुआ है, और इस सिलसिले में अब मियां नवाज शरीफ साहब भी 21 अक्टूबर की डेट दी गई है कि वो वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या और पीपल्स पार्टी कहती है कि जी 90 दिन के अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे वो खड़ी हो गई है। अब JUI कहती है कि जी कल हो जाए, हमें परवाह नहीं है, और MQM भी कहती है कल हो जाए, हमें परवाह नहीं है। तो इलेक्शन आज हो या कल हो सर, आवाम की हालत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? और क्या मियां नवाज शरीफ साहब जो आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, उससे पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी और मुआशी हालात है और अवाम के जो हालात हैं उसमें बेहतरी आ सकती है सर? ये किसी सियासी जमात के पास क्या आप समझते हैं कि अवाम की बेहतरी का एजेंडा आपको नजर आता है सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने जी, और ज़बान ज़द आम है कि इलेक्शन जब होंगे
तो उस वक्त इलेक्शन में एजेंडे तो मंशूर तो हर पार्टी के हैं, अगर पाकिस्तान जिन हालात से और जिन मुश्किलात से दो चार है, और मैं कल कहीं पढ़ रहा था कि गरीब का बेटा रोटी की हसरत में चांद को देख देख के थक गया। तो अब बात यह है कि परसों एक आदमी पैदल जा रहा था और मोटरसाइकिल घसीट के जा रहा था। यस। वो अधेड़ उम्र आदमी था। मैं पहले तो गुजर गया, बाद में मुझे अफसोस हुआ कि मैं रुक जाता, उससे पूछता। साफ जाहिर है उसका पेट्रोल गाड़ी मोटरसाइकिल का खत्म हो गया होगा। ये एक तो मिसालें हैं, आपको जहां शहर में जाए, गांव में जाए, जहां भी जाए, आपको ये मिसालें मिलती हैं उन लोगों की जो आपके सामने आती है, और जो चीजें आपके सामने नहीं है उनको आप रियलाइज कर सकते हैं लोगों के दुखों का। अब इलेक्शन की तारीख है 90 दिन में हो या 120 दिन में हो, उस पर इलेक्शन कराना है। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आइन के तहत आर्टिकल 218 के तहत फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना उसका फर्ज है। ये अपनी अपनी जमातों का मौकफ है। पीपल्स पार्टी 90 डेज का कह रही है, हमारी पार्टी कह रही है कि जी वो जो मर्दमशुमारी है उसके मुताबिक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने ये फैसला किया था कि ये मर्दमशुमारी जो है इसके मुताबिक हल्का बंदी हो, तो उस मर्दमशुमारी की जब अप्रूवल हुई तो उसमें सारी इत्तेहादी जमातें मौजूद थी। चलो वो बात हो गई। अब देखना ये है, मैं बतौर एक कानून के तालिब इल्म के समझता हूँ कि ये ना ही मुस्लिम लीग की ख्वाहिश पे होगा इलेक्शन कि जी 90 दिन ना हो, 120 दिन हो, ना ही पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पे होगा कि 90 दिन में हो। 90 दिन की प्रोविजन आइन में है। अब इलेक्शन कमीशन का फर्ज है उसको मुकर्रर मुद्दत में इलेक्शन कराए। उसने पार्टियों के मौकफ नहीं देखने, ना ही देखने चाहिए। अगर उसके बस में 90 दिन में नहीं है और वो कहते हैं कि मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदी हो और उसके मुताबिक करें, तो उनकी बात में अपनी एक जस्टिफिकेशन है। चलो आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 90 दिन में हो या 120 दिन में हो, अवाम का एजेंडा, अवाम की भलाई का एजेंडा, इकोनॉमिक एजेंडा कोई है। मेरी एक सोच ये है कि जितनी हुकूमतें अब तक बरसर इक़्तिदार रही है उनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैं ये नहीं कि मेरा PMLN से ताल्लुक है, मैं किसी जमात को, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अमूमन मेरी बड़ी हकीराना गुफ्तगू सुनते हैं, वेरी हम्बल्ड मैन, मैं किसी जमात को, किसी शख्सियत को तनकीद का निशाना नहीं बनाता। बट कंपैरेटिवली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अदवार हुकूमत जो थे दूसरी हुकूमतों से बेहतर थे। अब इस वक्त जो मुल्क जिन हालात का शिकार है उसका एजेंडा हर जमात अपना अपना बना रही होगी। हमारी जमात में भी अंडर कंसिडरेशन ये चीजें हैं। अब किसकी हुकूमत बनती है, किसी भी जमात की हुकूमत बन जाए, मेरी नजर में तो आगे क्या होता है नोबडी नोज। तो मैं ये समझता हूँ फर्ज किया पीपल्स पार्टी की जमात की हुकूमत बन जाती है, फर्ज किया किसी और जमात की बन जाती है, मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन में बैठती है, ठीक है जी। फिर ये एक फर्ज होगा तमाम सियासी जमातों का कि पाकिस्तान अब सियासी रस्साकशी का मुतामिल नहीं हो सकता, अवाम इस सियासी अफरा तफरी के मुतामिल नहीं हो सकते। खुदारा इन चीज़ों को छोड़ें, नेशनल एजेंडे पे इकट्ठे बैठ जाएं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो होते रहेंगे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना पड़ेगा, इसमें बाद में वजन है। और किसने क्या कहा, किसने कुछ कहा, उसको छोड़ दें। अब आगे चले, पीछे मुड़ के देखने का सिर्फ एक ही गुंजाइश है कि आप माजी से सबक सीखें। ये सब के लिए मेरा एक मैसेज है, ना कि PMLN के लिए, तमाम जमातों के लिए एक मैसेज है। जब तक डॉक्टर साहब हम आवाम की भलाई का नहीं सोचेंगे, मैं इकोनॉमिक्स का भी स्टूडेंट हूँ, मैंने एक आर्टिकल पहले भी आपके प्रोग्राम में मैं जिक्र कर चुका हूँ, 25-30 साल पहले पढ़ा था कि कैन IMF टॉपल द गवर्नमेंट्स, डॉन में आया था। मैंने बड़ी कोशिश की, डॉन वालों को कहा गया ढूंढ के दो, ये मैंने पढ़ा था। तो उन्होंने कहा यस, ऐसी पॉलिसी देंगे, ऐसे टैक्सेस लगाएंगे, ऐसा इन्फ्लेशन होगा, ऐसा डेफिसिट होगा कि अवाम सड़कों पे आ जाएंगे और हुकूमतों का तख्ता उल्ट देंगे। तो मैं नहीं समझता खुदा न खास्ते ऐसी स्टेज आए। हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस है।
इंडस्ट्री बंद हो रही है। कल ही मुझे पता चला फैसलाबाद में 80% डाइंग इंडस्ट्री बंद हो गई है, लूम्स बंद हो गई हैं, और बाज लूम्स वालों ने, कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे पास आए हुए थे फैसलाबाद से, लूम्स वालों ने अपनी लूम्स को स्क्रैप बना के पुर्जे निकाल के बेचना शुरू कर दिया। अब उसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट देखें, इतने बंदे बेरोजगार हुए, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट को बिजली के बिल नहीं मिलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ रफीक राजवाना साहब, यहाँ एक सवाल, रफीक राजवाना साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है और कहा है कि तमाम सियासी जमातें इस पॉइंट पर आएँ कि आवाम के हालात को बेहतर किया जाए और मईशत के ऊपर जो है ना वो एक पॉइंट पे खड़ी हूँ। सर पिछली हुकूमत 11 सियासी जमातों को थी, सिर्फ इमरान को हटा दें, 11 सियासी जमातों की पिछली हुकूमत थी। तो उसमें तो हमें रिजल्ट 16 महीने का जो रिजल्ट है सर, आप उससे मुत्तफिक है सर कि वो सही रिजल्ट है? नहीं, 16 महीने में आप रिजल्ट मांगते हैं, ना ही पिछले 3.25 साल का मांगते हैं कि क्या रिजल्ट था, ना ही पिछले जो अदवार रहे हर हुकूमत के क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, किसने क्या क्या परफॉर्मेंस दी, उसको भी कंपैरिजन आप करें। तो 16 माह की जो बात है वो एक इत्तेहादी हुकूमत थी, और इत्तेहादी हुकूमत की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वजीर आजम पे नहीं पड़ती, तमाम बातें मशावरत से होती थी, तमाम काम काबीना में फैसले होते थे, और काबीना के फैसले के बाद तमाम इम्प्लीमेंटेशन होती थी। अब बात और उसका कोई फायदा नहीं होता था, मसलन अवाम को तो कोई फायदा नहीं हुआ। कानून साजी हुई तो वो भी 2% के लिए हुई, फायदे हुए, जितने केसेस किए गए फायदे अपने हुए, आवाम तो भूख मर रही है, उसका तो वही हाल है, खुदकुशी कर रही है, बिजली के बिल बढ़ गए, पेट्रोल का बिल बढ़ गया, गैस तबाह हो गई, तो आवाम को तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ 11 सियासी जमातों के मुत्तफका फैसले का। जहां तक आवाम के इशू है उस पर तो दो राय है ही नहीं सर, ठीक। और आपके हमारे ये प्रोग्राम सुन के आवाम के कान पक गए। मैं बैठूंगा तो मैं कहूंगा जी मुस्लिम लीग नून आएगी तो शहद की नहरें बह जाएंगी, ठीक, कोई और पार्टी के दोस्त होंगे वो कहेंगे हमने ये किया। अब वक्त नहीं है, अब मिलके चलने का वक्त है, मिलके चलने से मुराद है इलेक्शन। ठीक है, जवाद अहमद साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर, क्या इनके ये सियासी जमातें कह रही हैं मिल के चले, तो क्या मिल के अगर चलेंगे तो हमने 16 महीने में तो मिल के चलते हुए देखा है, कोई आवाम को रिलीफ नहीं है, तो अब अगर मिल जाएंगे तो क्या फायदा होगा सर? जवाद अहमद साहब, मेरी आवाज नहीं आ रही है? जवाद अहमद साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही है भाई जी। मंदोखेल साहब क्या कहते हैं इसके ऊपर? ये रफीक राजवाना साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है कि सब मिल के चले। कैसे, जरा फार्मूला भी तो बताते। इलेक्शन होगा तो मिलके चलेंगे। इस वक्त इलेक्शन से बाहर निगरान सेटअप की तरफ आएंगे, इलेक्शन कमीशन की तरफ आएंगे, तो हम मिलके कैसे बैठेंगे? हम मिलके उस वक्त बैठ सकते हैं जैसे हमने 16 महीने गुजारे। कसूर उनका था या हमारा था? गो कि मैं उस बात पे अभी भी कायम हूँ कि 95% में लोग तो इनके बैठे हुए थे। हम तो वो तबरक के तौर पे 2-4 मिनिस्ट्री है, 2-4 मौलाना साहब को इस तरह तबरक के तौर पे आपने क्यों किया? सबसे बड़े सूबे का गवर्नर आज भी इनका बैठा हुआ है, ठीक है। सबसे बड़े ब्यूरोक्रेसी में टॉप के लोग आज भी उनके बैठे हुए थे। तो बात ये होता ना, चलो हमने अपने दिल पे पत्थर रखे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने मरियम नवाज साहिबा को बेटी कहा है और इस वजह से उन्होंने फ़राख दिली से उनके साथ चले। लेकिन फिर मैं बात रिपीट करूं कि हमारी फ़राख दिली का जवाब उन्होंने ये दिए कि एक क्या मैं कहूँगा, उसका भी ताल्लुक शेख रशी की तरफ पिंडी से है, हनीफ अब्बासी का, उसने एक जो ज़बान इस्तेमाल की हमारे शहीद कायद के बारे में, तो उन्हें कोई शौकास भी नहीं दी है, कोई पछतावा भी नहीं है। टीवी पे या ट्विटर पे दिल आज़ारी किसी की हुई है। भाई मेरी बात सुनो, दिल आज़ारी क्या होती है? आपने तो हमारी गर्दनें उड़ा दी है। जिस तरह आपने शहीद कायद के बारे में कहा, क्या पार्टी ने एक्शन लिए? क्या जरदारी साहब की जो मोहब्बत थी, जो खलूस था बिलावल साहब की नून के लिए, क्या उसका ये सिला मिला? और जाके उसी सख्त अल्फाज में नहीं अदा कर रहा हूँ, उसी के जरिए से ट्विटर पे कहा माफ़ी। ये तो बड़ा आसान समझना कि किसी को कल का किसी को गोली मार दे, बोला आई एम सॉरी, वो वाली बात है। सवाल ये है कि राजवाना साहब का ये है कि आप मईशत पे आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हो?
आप इलेक्शन कराओ टाइम पे, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात 90 दिन का है, और जो सदर पाकिस्तान ने जो लिखा है उसने आइन का आर्टिकल, उसने अपने इख्तियारात का आर्टिकल कोट भी करके बोला है, और वो 90 दिन बनते हैं 6 नवंबर से पहले। तो 6 नवंबर नहीं, 6 नवंबर से पहले 90 दिन तो मैक्सिमम है। तो उससे पहले ये कोई वकील हो गया, इलेक्शन हो गया ये, तो उससे कौन जीतेगा, कौन आएगा? यही आएंगे सर। देख आ जाए ना, तो कौन क्या करेंगे भाई? हम ये हमारे ये कहना है, पीपल्स पार्टी का हमेशा ये रहा है, हमने पहले भी इनको मशवरा दी कि इलेक्शन से राय फरार नहीं इख्तियार करना, इलेक्शन लड़ो। हम जो 1985 में 80 के दहाई में जो पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी समेत ने जो इलेक्शन का बाइकाट किया, उसका खमियाजा तो हम आज तक भुगत रहे। तो बात ये है कि आप इलेक्शन कराओ, आप जीतो, कोई बात नहीं। अगर इलेक्शन हो जाए तो आप ही लोग आएंगे ना। देखिए तो 16 महीने में आप लोगों ने डिलीवर किया, पीपल्स पार्टी का मेन तो आपका वजीर आजम है ना। देखिए डॉक्टर साहब, वो अगर आप जाएंगे तो उसका भी एक बैकग्राउंड है, 16 महीने का जो बैकग्राउंड है, जो आप ओन करते हैं, क्योंकि आपके पास तो बहुत कम मिनिस्ट्री थी, सारा पीएमएलएन के पास थी। आप 16 महीने की जो भी कारकर्दगी है उसको पीपल्स पार्टी ओन करती है, या वो ये कहती है, जैसे मैंने पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से सुना, उन्होंने कहा जी हम तो इत्तेहाद में थे, असल जवाब तो शहबाज शरीफ साहब। सिंपल सा फार्मूला है। अब हम इत्यादी है, आपके पास वजारत इत्तलात है, मेरे पास वजारत खारजा है, तो आप अपनी वजारत के जिम्मेदार, मैं अपनी वजारत का। आप मुझे बताओ, मेरे चेयरमैन के पास जो वजारत खारजा था, क्या FATF से पाकिस्तान का नाम नहीं निकलवा है? क्या GSP प्लस के लिए जो 16,000 अरब की सब्सिडी मिल रही है, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मिनिस्ट्री नहीं की है? क्या पूरे दुनिया में पाकिस्तान को नहीं जोड़ा? यही सऊदी अरब है जिसने आपको सिर्फ अकाउंट में पैसे रखने के लिए 4% पे आपको पैसे दिए है, और वो खड़े खड़े उसमें लाओ ये पैसे। पूरी दुनिया में आइसोलेशन में चले गए। आपने चाइना से, आपसे मुराद ये कि पिछली हुकूमत थी, PTI की हुकूमत थी, चाइना से पैसे लेके उसको वापस किए, और वही सऊदी अरब है जो आज हमें वापस पैसे दे दिए, वही UAE है जो हमें पैसे दे, वही चाइना है जिससे पे एक बंद हो चुका था उसको। तो ये तो वजीर खारजा का कमाल है ना। तो उसके अलावा फिर नवीद कमर साहब, जिसको शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली के फ्लोर पे कहा कि नवीद कमर तो इतना अच्छा है, आप उनको हमारे पार्टी में ज्वाइन करो। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन करो। ये असेंबली के फ्लोर पे जो डिबेट हो रहे, तो आज नवीद कमर इतना बुरा हो गया कि वो जिम्मेदार है। भाई कैसे जिम्मेदार है? वो तो बकायदा जो है ना, वो उसमें तो आप जिम्मेदारी 16 महीने की लेते नहीं। हम जिम्मेदारी अपनी वजारतों का लेंगे, तो इससे आगे नहीं लेंगे, इससे आगे नहीं। जी जवाद साहब, ये रफीक राजवाना साहब ने कहा कि जी तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे जमा हों और वो आवाम के लिए जो है ना वो अब उनको सोचना चाहिए। तो सवाल ये है कि सर 11 सियासी जमातों में तकरीबन तमाम सियासी जमातें तो एक साथ थी और काबीना थी, लेकिन अवाम के लिए तो कुछ नहीं हुआ सर 16 महीने में। तो आगे क्या हो जाएगा सर? कोई एजेंडा नहीं है इनके पास, अवाम की हालत बेहतर करने का इनके पास। आप समझते हैं कि इन सियासी जमातों के पास कोई प्रोग्राम नजर आता है सर? डॉक्टर साहब, अगर इनके पास कोई प्रोग्राम होता तो हमें पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? अगर इनके पास प्रोग्राम होता आम लोगों के लिए, पाकिस्तान के आम लोग जो है ना वो इतने बुरे हालात में हैं कि आप मिनिमम वेज देख लें मजदूरों किसानों की, वो कितनी है इस वक्त जो है 25,000 कहते हैं, मिलती नहीं है, लोग 20-20 हज़ार में काम करते हैं। मिडिल क्लास जो है, जो बिल्कुल अपने आप को सफेद पोश कहते हैं और इज्जत से जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, उनका ये हाल है कि अब उनके घर में गाड़ी भी सोच समझ के इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है। फिर बिजली बड़े ध्यान से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनकी बिजली बड़ी महंगी है, और उसके अलावा तालीम के हवाले से वो अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में नहीं भेजते, और अब बहुत से लोग अपने बच्चों को स्कूलों से उठा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं या पढ़ाई ख़त्म कर रहे हैं। इलाज के हवाले से तो आपको मालूम ही है कि क्या हालात हैं लोगों के। तो ये तमाम पार्टीज जो हैं, ये तो जो कंप्राइज करती हैं वो किसके ऊपर करती हैं? व्हाट आर दे कंपोज्ड ऑफ? वो कौन सा तबका है जो इन पार्टीज के अंदर रूलिंग क्लास है इनकी? वो तो सारे सरमायादार, जागीरदार, माफियाज, पीरो मुर्शद, सरदार, इस तरह के लोग हैं, और ये आपको मेजॉरिटी में मिलते हैं। तो ये तो कभी भी कुछ नहीं कर सकेंगे। और ये सारी पार्टीज देखें, अगर कोई ऑपोजिशन है ना इस वक्त पाकिस्तान में, तो हम हैं, वो बराबरी पार्टी हैं, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में क्लास मोबिलिटी ही नहीं, ये फैक्टर ही नहीं है सियासत में। बहुत करोड़ों लोग सियासत में शामिल ही नहीं हो सकते, मोबिलिटी नहीं है इस मुल्क के अंदर सियासी। तो इसलिए इस मुल्क के अंदर टोटल ओवरहॉल होने की जरूरत है। एक लेकिन बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि 4 हकीकतें ऐसी हैं
जो हमने बार बार देखी है। हमारी पार्टी एक प्रोग्रेसिव पार्टी है, हम तरक्की पसंद लोग हैं, हम रोशन ख्याल लोग हैं। मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, आपको मालूम है। तो हम तो समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर बहुत बड़े बड़े जो मामलात हैं वो उनका आर्ट के साथ भी ताल्लुक है, उनका मजहब की सियासत से भी ताल्लुक है, सियासत में मजहब को इस्तेमाल करने से भी उसका ताल्लुक है। तो 4 हकीकतें मैं बोलूँगा, वो आप मुझे बताइए कोई रिफ्यूट कर सकता है क्या इसकी निगेशन हो सकती है? पहली कि ये तमाम पार्टीज जो हैं अपनी ओरिजिन के अंदर, तीनों पार्टीज, इन्होंने कहीं ना कहीं जाके फौज की मदद ली थी। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखें, उन्होंने अयूब खान के साथ उनके ताल्लुकात थे। फिर नवाज शरीफ को देखें तो उनके भी ज़ियाउल हक के साथ ताल्लुकात थे। इमरान खान को तो बाकायदा जनरल फैज़, जनरल बाजवा, फिर उसके अलावा जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल पाशा, मैं ये नहीं कहता ये सब लोग, फिर शाकिब निसार, फिर अभी उमरता बिंदयाल जो हैं, ये सारे जो लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये नियतन ठीक नहीं कर रहे थे, लेकिन देखिए आइन और कानून के मुताबिक आप चलें तो ठीक होता है। आप किसी को स्पेशली इस तरह लोगों को, वो भी रूलिंग क्लास के लोगों को, अरबपति खरबपति लोगों को आप इस तरह ला के मुसल्लत कर देते हैं कौम पे, तो ये तो बुरी बात है ना। तो ये सब कुछ हमने देखा। दूसरी हकीकत क्या है कि ये सब लोग अमीर लोग हैं, सब अमीर लोग हैं, मतलब जो भी इनकी एलीट है, हमारी जो शराफिया है, पॉलिटिकल शराफिया। तीसरी हकीकत क्या है कि सब ने कभी ना कभी मजहब यूज किया है अपनी सियासत में, और इमरान खान ने तो इंतहा कर दिया ना, उन्होंने तो इंतहा कर दी इस काम की, कोई किसी ने आज तक ये नहीं किया। चौथी हकीकत सबसे ज्यादा बुरी है, सबसे ज्यादा बुरी, वो ये है कि ये सारे लोग जो पार्लियामेंट में जाते हैं, भाई देखें, इनको तो एक गरीब मुल्क के अंदर अगर ये पार्लियामेंट में जा रहे हैं तो इनको कम से कम आम लोगों के लिए कानून बनाने चाहिए, उनके असासे बढ़ने चाहिए, आम लोगों की आमदनी बढ़नी चाहिए, आम लोगों की वेजेस, तनख्वाह जो मुलाजमत वो करते हैं उसमें उनको इज्जत मिलनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए, उनको ओल्ड एज बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उनकी मिनिमम वेज अच्छी होनी चाहिए, ओवर टाइम मिलना चाहिए उनको, फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर से निकालना चाहिए। ये वो इश्यूज हैं जो आम लोगों को हैं, जो सारे काम करते हैं बेचारे। तो मुझे बताइए इन्होंने उनके लिए क्या किया? लेकिन हकीकत क्या है कि ये सब लोग, अगर आप इनके असासे देखें अपने, ये खिदमत करने आते हैं ना, इन सब के असासे बढ़ते जाते हैं। मैं आपको लिख के देता हूं, इनमें से एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके असासे जो पार्लियामेंट में जाते हैं उनके बढ़ते नहीं जा रहे, और गरीबों को देखें तो उनके असासे कम होते जा रहे हैं, उनकी इनकम कम होती जा रही है। तो ये तो इस मुल्क के अंदर जब तक ये रूलिंग लीड नहीं निकाली जाएगी, हमारी जैसी कोई पार्टी नहीं निकालेगी इनको आगे इलेक्शन में जाके, हम तो लोगों से बात कर रहे हैं ना, हम तो प्रोपेगेंडा एजिटेशन कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही, लोग इनके पीछे लगे हुए हैं, वो आपस में लड़ते हैं, ये जाली लड़ाइयां करते हैं और लोग इनके पीछे लग जाते हैं क्योंकि मीडिया पे इनका कब्जा है। आप जैसे लोग तो बहुत कम एंकर है ना जो मुझे भी बुलाते हैं, या उन लोगों को जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इन लोगों को, लेकिन आमतौर पे तो ये बैठे होते हैं हर जगह, आप कोई प्रोग्राम देखें इसमें बैठे होंगे, तो इसलिए इनकी आवाज सुनी जा रही है। और आखिरी बात मैं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा कम टाइम मिला, ये मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगा। इस मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ नया चैप्टर शुरू हो सकता है। मैं लैंड रिफॉर्म्स का पिटिशनर हूँ। इस मुल्क के अंदर ज़री इस्लाहात का जो केस है उसका मैं पिटिशनर हूं जवाद अहमद के तौर पे, और ये मैं सियासी पार्टी बनाने से बहुत पहले का हूं। मेरा ख्याल है मैंने 2013 या 14 में पिटिशन में मैं अपना नाम डाला था। तो मुझे बताएं कि अब काजी फैज़ ईसा आए हैं, मैं उनसे बड़ा उम्मीद हूं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं इस मुल्क के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनली वो चलते हैं, वो पार्लियामेंट को सुप्रीम मानते हैं, ये बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो लैंड रिफॉर्म्स का केस सुने, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल केस है। इसमें इन तमाम पार्टीज के जितने भी लोग हैं, जितने भी जागीरदार वडेरे, ये बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स और ये जो कब्जा माफिया है, इनके ऊपर जर्ब लगेगी, और ये अर्बन भी होने चाहिए और रूरल भी होने चाहिए। आप आखिरी जवाब साहब की बात के जवाब पाकिस्तान को पहला आइन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, पाकिस्तान को दोबारा जो मार्शल लॉ ने तोड़ा 18वीं तरमीम के जरिए आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया है। उसके बाद 10 साल पहले खुर्शीद शाह साहब की कमेटी ने लोगों को रेगुलाइज किया है। इस साल मैंने 4 लाख लोगों को जो 40 साल से कॉन्ट्रैक्ट टू डेली वेजेस पे थे वो मेरी कमेटी ने रेगुलाइज किया है। 72 इजलास हुए, कोई इजलास 10 घंटे से कम नहीं था, नादरा का इजलास 17 घंटे था। तो जवाब साहब, कानून साजी हमने इतने की है और सिंध हुकूमत ने इतनी की है, पाकिस्तान में इतनी की है, पीपल्स पार्टी ने की तारीख में किसी ने की है। तो हमने तो आवाम के लिए की है, हमने तो कानून साजी की है, हमने आवाम के बेनिफिट के लिए सारी की है, तनख्वाहें हमने बढ़ाई है। पिछली हुकूमत में 150% बढ़ा है, इस मरतबा जो 32,000 हुआ वो भी तो क्यों नहीं देते पूरे पाकिस्तान क्यों नहीं दिया वोट? क्या नहीं दिया पाकिस्तान में? क्यों पूरे पाकिस्तान? देखो ये तो जारी बात है, वो इलेक्टिबल होता है, बहुत सारी चीज होती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो पाकिस्तान में
तूती बोलता था। आप मुझे बताओ, सिंध के तारीख में तूती बोलता सिंध के तारीख में पहली मर्तबा ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दौरे हमारे 102 MP है तारीख में पहली मर्तबा, और एक दौर थे जो हमारे 17 महीने थे, आज हमारे 58 महीने थे इस मर्तबा। पंजाब में आपको ताने दिए जा रहे हैं, हमारे पंजाब का ताना मिल रहा है, नहीं मिल रहा? देखो, पीपल्स पार्टी तो जन्म लिया पंजाब से। क्या शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जलसा आपको याद नहीं? ना मोबाइल, ना मैसेंजर, ना कुछ। बेनजीर का देखा, आपने बेनजीर का देखा, तो पीपल्स पार्टी ने वापस से, हाँ ये हो गया कि जो बातें बिलावल साहब ने की कि बहुत सारी पीपल्स पार्टी के सामने जो मुख्तलिफ आदवार में रोड़े अटका है और आज भी अटका रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ पीपल्स पार्टी कम बैक करेगी। ठीक है, चले इत्तेहाद करते हैं या क्या करेंगे देखेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए, अल्लाह हाफिज। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।